ईरान वॉर अभी खत्म नहीं होगी। 4 हफ्ते नहीं, 6 हफ्ते नहीं, 8 हफ्ते नहीं, ये युद्ध बहुत लंबा चलेगा। और आज इसका ऐलान खुद अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कर दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि जब तक अमेरिका अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता तब तक वो ईरान पर हमला जारी रखेंगे। पीट हेगसेथ ने यह भी कहा कि अमेरिका किसी भी ऑप्शन से इनकार नहीं कर रहा। इसका मतलब यह है कि ट्रंप ईरान पर किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। कल रात ही अमेरिका ने ईरान के सबसे मजबूत किले स्फहान में 900 किलोग्राम के बंकर बस्टर बम से हमला किया है। हमला इतना भीषण था कि एयर स्ट्राइक्स के बाद बैक टू बैक कई धमाके हुए और आसमान में मशरूम क्लाउड बन गया। आमतौर पर मशरूम क्लाउड तब बनता है जब हाइड्रोजन बम का विस्फोट होता है। ऐसे में सवाल यह है कि ईरान के इस्फहान में ऐसा क्या था जिसे अमेरिका ने निशाना बनाया है। उधर ईरान के IRGC ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करने का सपना देखा तो समंदर में ही अमेरिका की कब्र खोद दी जाएगी। ईरान की इस धमकी के बाद ट्रंप का नया बयान भी आया। ट्रंप ने कहा कि जिन जिन देशों को हॉर्मूज स्ट्रेट की वजह से जेट फ्यूल नहीं मिल पा रहा है वो चाहें तो अमेरिका से खरीद सकते हैं या फिर थोड़ा हिम्मत जुटाकर सीधे हॉर्मूज स्ट्रेट में आकर उसे अपने कब्जे में ले सकते हैं। ट्रंप ने नेटो देशों से कह दिया है कि अब तुम्हें खुद लड़ना सीखना पड़ेगा। अमेरिका अब तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि अब हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं, तबाही के दिन नजदीक आ रहे हैं। ईरान की आर्मी ने यह क्रिप्टिक मैसेज क्यों पोस्ट किया है? IRGC ने अमेरिका को कम क्लोज कहकर क्या चेताया है? वॉशिंगटन DC तक क्या मैसेज पहुंचाया है? वी आर वेटिंग फॉर यू, यानी हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ईरान की IRGC का ट्रंप को भेजा गया ये वीडियो मैसेज अब युद्ध को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाला है। ईरान ऐसा क्या करने वाला है? ईरान अब वो करने वाला है जो युद्ध के 32वें दिन में अब तक नहीं हुआ। ईरान अब ऐसा बदला लेने वाला है जो इस युद्ध की दिशा और दशा बदलने वाला है। और अब की बार ईरान को सबसे घातक हमला करने के लिए अमेरिका और इजरायल ने मजबूर कर दिया है। और उसकी वजह है ये तस्वीरें। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर में एक बड़े हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक की है। यह हमला सोमवार रात को किया गया और इसके लिए 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ। धमाके की इंटेंसिटी कितनी तीव्र थी, कितनी विस्फोटक थी, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। क्योंकि 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम तो एक बार गिरे, लेकिन उसके बाद ईरान के इस्फहान में एक साथ चंद सेकंड के भीतर मल्टीपल ब्लास्ट हुए। सवाल है कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के इस्फहान में 2000 पाउंड या कहें कि 900 किलोग्राम का बंकर बस्टर बम क्यों गिराया? आखिर इस लोकेशन पर ऐसा क्या था जिससे अमेरिका और इजरायल पूरी तरह तहस नहस कर देना चाहते थे और उसके लिए 900 किलो के बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल क्यों किया गया? और उससे भी बड़ी बात यह कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर ईरान के इस्फहान में हुए धमाकों का वीडियो शेयर किया। ट्रंप ने आखिरकार ऐसा क्यों किया? आखिरकार ऐसा क्या है ईरान के इस्फहान में जिससे निशाना बनाना अमेरिका और इजरायल के लिए जरूरी था? यह समझने के लिए पहले इस्फहान में हुए एयर स्ट्राइक के बाद हुए ब्लास्ट का ये फ्रेम गौर से देखिए। मशरूम के आकार का ब्लास्ट साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे वीडियो में धमाकों के बाद बना मशरूम जैसा शेप साफ साफ नजर आ रहा है।
नोट करने वाली बात यह है कि जब एटम बम या हाइड्रोजन बम का विस्फोट होता है तो उस वक्त भी न्यूक्लियर मशरूम क्लाउड बनता है। यह बहुत खतरनाक और प्रसिद्ध निशान है जिसे न्यूक्लियर विस्फोट का प्रतीक मानते हैं। इस्फहान में धमाकों के बाद मशरूम शेप के क्लाउड का बनना क्या हिंट दे रहा है? क्या इस्फहान में कुछ ऐसा था जिसे ईरान छिपाना चाह रहा था, लेकिन वो अमेरिका और इजराइल की नजरों में आ गया? अगर हां, तो वहां ऐसा क्या था? इसका जवाब यह है कि इस्फहान ईरान का एक रणनीतिक केंद्र है जहां ईरान के सैन्य अड्डे और डिफेंस इंडस्ट्री मौजूद है। अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद दिखे वीडियो में बड़े बड़े आग के गोले दिख रहे हैं। उसके बाद फिर से धमाके हो रहे हैं और ये तब होता है जब आग लगने पर गोला बारूद फटने लगता है। नासा के फायर ट्रैकिंग सैटेलाइट्स के मुताबिक ये धमाके माउंट साफिये के पास हुए हैं, यानी वो इलाका जिसे लेकर माना जाता है कि वहां ईरान के सैन्य ठिकाने हैं। इस हमले में 900 किलोग्राम के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि हमला एक बड़े गोला बारूद के डिपो पर किया गया ताकि ईरानी मिसाइलें, रॉकेट और दूसरे विस्फोटक सामान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। 2000 पाउंड वाले बंकर बस्टर बम एक खास तरह के हथियार हैं जो पहले कठोर टारगेट में घुस जाते हैं और फिर फटते हैं। इन्हें ज्यादातर अंडरग्राउंड सैन्य ठिकानों, मजबूत बंकरों और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन बमों में बहुत मजबूत स्टील का केसिंग होता है जिसकी वजह से ये मिट्टी और कंक्रीट की कई परतों को चीरते हुए अंदर तक घुस जाते हैं और सही गहराई पर जाकर ही फटते हैं। बंकर बस्टर को खतरनाक बनाने वाली बात सिर्फ उसमें भरा हुआ बारूद नहीं है, बल्कि ये भी है कि ये बम विस्फोट को टाइम करके ऐसे टारगेट को निशाना बना सकता है जहां बाकी साधारण बम नहीं पहुंच पाते। इस्फहान प्रांत में शाहीन शहर के उत्तर में शहीद खाराजी गैरिसन में कई गोला बारूद के डिपो पूरी तरह से नष्ट हो गए। इस्फहान में ईरान के जिस अहम गोला बारूद स्टोरेज साइट पर हमला किया गया है, ओपन सोर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उसी लोकेशन की सैटेलाइट इमेजेस हैं जहां गोला बारूद के डिपो साफ साफ नजर आ रहे हैं। इस्फहान पर अमेरिका के हमले इतने बड़े थे कि उन्हें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से भी साफ साफ देखा जा सकता है। मौसम सैटेलाइट मेटियोसैट 12 से भी वो विशाल विस्फोट कैद किया गया। ट्रंप ने कुछ घंटों पहले ही चेतावनी जारी की थी। कहा था कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो ना ईरान के मिसाइल बचेंगे, ना गोला बारूद के डिपो बचेंगे, और तो और दुनिया के नक्शे से भी ईरान को खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका ऐसा हमला करेगा। All dropped bombs over Tehran last night. Just last night, we had 200 dynamic strikes alone. Dynamic strike is a strike where a pilot leaves and during their flight, they get a new target set based on real-time intel given to them. A new launcher, a new location, a new troop formation. A dynamic target is one that changes while you're in the air because of improved intelligence. 200 dynamic strikes alone, in addition to the pre-planned targets. The video the president posted last night of Isfahan, an ammo depot struck by U.S. bombers. You see, you don't get to see many of those videos because, as a reminder, Iran has still shut off the internet to 99.9% of its population. President Trump is doing what no other president had the guts to do. Previous presidents were all talk. He's all action. On the battlefield, because of the latitude the president has given us, American firepower is only increasing. Iran's decreasing. We have more and more options, and they have less. Just 1 month in, only 1 month, we set the terms. The upcoming days will be decisive. Iran knows that, and there's almost nothing they can militarily do about it. तो क्या इस्फहान में हुआ हमला उसका ट्रेलर है? क्या इससे भी ज्यादा डेडली पिक्चर अभी बाकी है? लग तो ऐसा ही रहा, क्योंकि अमेरिका ने संकेत दे दिया है युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है। युद्ध अप्रैल के अंत तक खिंचने वाला है, उससे आगे भी जाने का अंदेशा है।
और ये इसलिए भी है क्योंकि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और बहरीन के अधिकारियों ने निजी बातचीत में कहा है कि वो इस सैन्य कार्रवाई को तब तक खत्म नहीं करना चाहते जब तक ईरान के नेतृत्व में बड़ा बदलाव ना आ जाए और ईरान का व्यवहार ड्रामेटिकली ना बदल जाए। यानी जिस सऊदी अरब का विदेश मंत्री कल तक इस्लामाबाद में दलाल बन चुके पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री के साथ बैठा था, अब वो सऊदी अरब भी समझ चुका है कि पाकिस्तान के चक्कर से बचकर रहने में ही भलाई है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। आज यहां तो कल कहीं और मलाई खाने पहुंच जाएगा। और हुआ भी ठीक बिल्कुल वैसा ही। कल तक जो पाकिस्तान दलाल बनकर युद्ध रुकवाने की नौटंकी कर रहा था, आज उसी पाकिस्तान का डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री अपने नए आका चीन के पास पहुंच चुका है, एक नए दलाली का कॉन्ट्रैक्ट लेने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस पाकिस्तान की दलाली से ईरान भी वाकिफ है, मिडिल ईस्ट के बाकी देश भी वाकिफ हैं, और अब इस पाकिस्तान की रग रग से पूरी दुनिया भी वाकिफ हो चुकी है। सब समझ चुके हैं कि युद्ध काल में पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, सबको बेवकूफ बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। जश्न तो ऐसे मनाया गया जैसे दुनिया फतह कर ली, लेकिन जंग बंदी के लिए जो पेट्स यानी पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब इस्लामाबाद में बैठे, उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट तक नहीं निकाला गया। शहनाइयां भी बजी, तालियां भी बजी, बहुत वाहवाह भी हुई, लेकिन एंड में मिला एक ठेंगा। जिनके लिए जंगबंदी की बातें हो रही थी, अमेरिका, ईरान और इजराइल, इजराइल को छोड़ देते हैं, इनमें से कोई भी इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं था। जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू नहीं किया गया। एक फर्जी आप कह लें बयान जरूर आया पाकिस्तान के कठपुतली वजीर खारजा नायब वजीर आजम इसहाक डार से, मगर उसके साथ साथ ही वाह वाह और तारीफें ऐसे शुरू हो गई पाकिस्तानी ट्विटर के ऊपर कि आपकी सोच होगी। ये इन्होंने बड़े फैन फेयर से मिले तो हकान फिदान अपने बड़े ही स्मार्ट सूट के अंदर पहुंचे हुए थे और बहुत ही अपने आप को बड़ा एक स्टाइलिश, एक जेंटलमैन की तरह वो कर रहे थे। मुज़ाकरात शुरू हुए तो इसहाक डार की फुटिंग थोड़ी बैलेंस आउट हो गया। एक तरफ बैलेंस करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ बैलेंस आउट हो गया, वो तो गिर भी गया। उसके ऊपर भी बड़े लोगों ने मीमिंग शीमिंग की। ईरान कह रहा है कि जी आपने जो करना है कर लें, हम यहाँ पे आपके लिए बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। उसके अंदर से बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जो हैं, इसहाक डार, हकान फिदान, मिस्र के वजीर खारजा और सऊदी अरब के वजीर खारजा बिन फरहान, वो भी अब अपने लक्षण दिखा रहे हैं डिफरेंट तरीकों से। खैर पाकिस्तान की अगेन कोई औकात नहीं है, यहाँ तक कि आपको जो तालियां और वाहवाह जो हो रही है इनकी इस वक्त एक तरफ तो पाकिस्तान जो ड्रामा कर रहा है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि हम अमन कराना चाहते हैं, सुलह कराना चाहते हैं, और सुलह और अमन का बहाना करके जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तुर्की और ईरान के जो है वो वफ्द इजिप्ट का भी आया हुआ है और बातचीत यही चल रही है कि जनाब कुछ भी करके ईरान के साथ अमन करवाया जाए। लेकिन मसला इस वक्त जो है वो अमन से बहुत आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान की ईरान वाली पंचायती तो फेल हो गई है। उधर अमेरिका और इजराइल के बम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। युद्ध के 31वें दिन भी ईरान पर जबरदस्त बमबारी हो रही है। तेहरान की ये तस्वीरें बस कुछ मिनटों पहले आई हैं। आयतुल्ला खामेनेई के ठीक बगल में अमेरिका और इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की है। और इसकी इंटेंसिटी अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि अमेरिका पॉज बटन दबाने को रेडी नहीं है।
अमेरिकी रक्षा मंत्री ने आज ऐलान कर दिया है कि युद्ध हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म नहीं होने वाला, युद्ध बहुत आगे तक जाने वाला है। अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर तब तक हमला जारी रखेंगे जब तक वो अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। यानी डील वाली कहानी तो सिर्फ एक बहाना है। अमेरिका को किसी न किसी तरह ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाना है। Don't tell your enemy what you're willing to do or not do, and don't tell your enemy when you're willing to stop, especially an enemy that likes to hide in bunkers and try to hoard their missiles and hope you'll wait you out. So that's not a question I'm going to answer, or the president has said definitively. We have our own goals and guidance and things military objectives that we're moving toward and things that we look at. And as he's articulated, he's said 4 to 6 weeks, 6 to 8 weeks, 3. It could be any particular number, but we would never reveal precisely what it is because our goal is to finish those objectives. And we're well on our way. And the chairman and I look at this every single day. It will be the president's determination and the president's determination alone when those objectives are complete. They are ongoing, they're active, and I think gaining strength. And we appreciate that. As I said in my remarks, we would much prefer to get a deal. If Iran was willing to relinquish material they have and ambitions they have, open this, great, that's the goal. We don't want to have to do more militarily than we have to. But I didn't mean it flippantly when I said, in the meantime, we'll negotiate with bombs. Our job is to ensure that we compel Iran to realize that this new regime, this regime in charge, is in a better place if they make that deal. लेकिन ईरान भी इतनी आसानी से सरेंडर करने वाला नहीं है। ईरानी मिलिट्री ने आज ऐलान कर दिया है कि वो अपने दुश्मनों के पैर काट देगा, गोले का बदला गोले से, मिसाइल का बदला मिसाइल से और बम का बदला बम से लेगा। वो अमेरिका की एक भी शर्त नहीं मानेगा और ऐसा करके ईरान अपने लिए आगे की राह मुश्किल कर रहा है, क्योंकि अब तो नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि अरब मुल्क भी ईरान की मौजूदा रिजीम को तबाह और बर्बाद होते देखना चाहते हैं। और जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि अमेरिका ना सिर्फ ग्राउंड पर उतरने की तैयारी कर रहा है, बल्कि अमेरिकी वायुसेना का C-17 विमान 10,000 फीट की ऊंचाई से नेवी सील की नाव को सीधे हवा से भी गिरा सकता है। सील कमांडो उसके बाद हैलो जंप करते हैं, पानी में नाव से मिलते हैं और फिर तेजी से किनारे पर उतर जाते हैं। इस तरीके से अमेरिका बिना किसी जहाज को तट के पास भेजे सीधे दुश्मन के तट पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने इसकी तैयारी कर ली है और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने आज बिना कुछ कहे बहुत बड़ा संकेत भी दे दिया है। We're not going to foreclose any option. You can't fight and win a war if you tell your adversary what you are willing to do or what you are not willing to do, to include boots on the ground. Our adversary right now thinks there are 15 different ways we could come at them with boots on the ground. And guess what? There are. So if we needed to, we could execute those options on behalf of the President of the United States and this department. Or maybe we don't have to use them at all. Maybe negotiations work, or maybe there's a different approach. But the point is to be unpredictable in that. Certainly not let anybody know what you're willing to do or not do. अमेरिकी रक्षा मंत्री की बात से साफ है कि ट्रंप ईरान में जमीन पर सैनिक उतारने का मन करीब करीब बना चुके हैं, बस खुलकर अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। और उससे पहले ईरान के सबसे बड़े गोले बारूद के डिपो को उड़ाना ये कोई संयोग नहीं है, वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है। और अगर ये युद्ध आगे बढ़ा तो दुनिया में क्राइसिस बढ़ेगा। हॉर्मूज स्ट्रेट पर अमेरिका ने चुप्पी साध रखी है। ट्रंप ने हॉर्मूज स्ट्रेट से पल्ला झाड़ने की तैयारी कर ली है। ट्रंप को सिर्फ अपने फायदे से मतलब है और आने वाले दिनों में हॉर्मूज स्ट्रेट से तेल वही निकाल कर ला पाएगा जो न्यूट्रल होगा, जैसे कि हिंदुस्तान। इस देश के लिए प्रजा का सौभाग्य है कि ऐसे सुंदर प्रधानमंत्री आपको मिले। कहने का मतलब है आज के विषम काल में जहां युद्ध हो रहे हैं, भयंकर युद्ध, और उसके से हम देश को बचाने का प्रयास
ताकि युद्ध का असर हमारे देश में न हो, हमारी प्रजा सुख शांति से रहे। इसके लिए भी उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे देश को हमेशा समस्याओं से बचाया है। ये हमारे देश का सद्भाग्य है कि वर्षों के बाद ऐसे प्रधानमंत्री आपको मिले, युद्ध काल के अंदर शांति का संदेश देने वाले, लोगों को समझाने में मदद करने वाले। एक जमाना था थोड़े समय पहले, हम सारी दुनिया पर झांकते थे, देखते थे, परंतु आज समय इतना बदल चुका है इनके राज्य में, आज सारी दुनिया हमें देखती है, हमारे विचारों को जानने का प्रयास करती है। हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आए। भारत की हमेशा से बड़ी ताकत रही है, मुश्किल समय, कितना ही कठिन समय क्यों ना आए, मुश्किल के समय हमारा देश एकजुट होकर खड़ा होता है। बीते कुछ समय से आप देख रहे हैं, दुनिया के कई देश युद्ध, अशांति और अस्थिरता से घिरे हैं। वेस्ट एशिया में जो हालत बने हुई है, उनका असर पूरी दुनिया पर है। ऊर्जा जरूरतों की, डीजल, पेट्रोल और गैस की दिक्कत पूरी दुनिया में बढ़ गई है। ऐसे संकट में भी भारत ने हालातों को नियंत्रण में बनाए रखा है। इसके पीछे देश की सफल विदेश नीति और देशवासियों की एकजुटता की सफलता की ताकत है। आज दुनिया के छोटे से लेकर बड़े सुपर पावर देशों तक में डीजल, पेट्रोल के दाम कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 25% तक बढ़े हैं, लेकिन भारत इसका असर देश की जनता पर नहीं पड़ने दे रहा है। साथियों, भारत किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना डट करके कर सकता है। ये हमने कोरोना काल में भी दिखाया है। उसी तरह ये समय भी साथ रहने का है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए, आज जब पूरी दुनिया केवल अपने बचाव में लगी है, भारत न केवल स्थिरता बनाए हुए है, बल्कि विकास के रास्ते पर भी हर दिन आगे बढ़ रहा है।